नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये बात आती है कि हाँ, यह निरंतर प्रवाह जारी रहना चाहिए। इसी सिलसिले में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, पिछले एक हफ्ता कहीं ना कहीं हमारी एक बिटिया के साथ बंगाल में जो एक पार्श्विक कार्य किया गया और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई उसमें निकल गया। कल हमारे सभी की आउटडोर्स बंद थी, आज संडे को, इसलिए मुझे मरीज देखने पड़ेंगे, पर वो ज़रूरी था, विरोध करना ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी बिटिया हो, इस तरह के नारकीय होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक जिम्मेदारी हम पर भी आती है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम नहीं बात को समझते हुए आज की यह मित्रों, फिर होता ये कि हम विरोध करते हैं, नाना प्रकार के हम कैंडल लाइट मार्चेस निकालते हैं, धरने होते हैं। फिर एक समय आता है, सब भूल जाते हैं, बात आई गई हो जाती है, और फिर कहीं और किसी और बिटिया के साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो फिर हमारा मन उद्वेलित हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक हार्मोन की बीमारी है, टाइप 1 डायबिटीज, उसमें भी होता है। सांप आप उभर के आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा ही हमारी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, वहां पे भी होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कंट्रोल आपको हमेशा बना के रखना चाहिए, और एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बात करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब किसी आदमी के शरीर में जागृत हो जाती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज आपके पैंक्रियास की ग्रंथि में जो इंसुलिन बनाने के सेल्स हैं उन्हीं को नष्ट होने लगते हैं। तो आपका ठीक इसी बात को यही होता है टाइप 1 डायबिटीज में। इसलिए जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज हुआ है उनको बिल्कुल इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनको जीवन पर्यंत इंसुलिन की आवश्यकता होगी, और ये प्रयास निरंतर होंगे। 1 या 2 दिन की भावनाएं उद्वेलित होके आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, डॉक्टर की बात माने, खान पान का अंतर करें, और फिर तीसरे चौथे दिन से फिर से व्यवस्था लचर हो जाए, इलाज बुरा हो जाए, तो ये जो नाग हैं फिर से आपको उभर कर आएंगे और डसेंगे, कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएंगे। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज जो किसी भी उम्र में हो सकती है, 2 साल की उम्र में भी हो सकती है और 70 साल की उम्र में भी हो सकती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी इंसान की कभी भी जागृत हो सकती है। ये कोई किसी भी प्रकार का छूत का रोग नहीं है, ये एक ऐसा रोग है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो गई, एंटीबॉडीज बन गई, उन्होंने इंसुलिन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर क्या होता है कि लोगों को यह स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है कि भाई इस बीमारी का इलाज केवल इंसुलिन ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई तो जड़ी बूटी होगी, कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा जो कि अन्य वेदों में निकल आए और हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, और उसको इंजेक्शन ना लगाना पड़े। यह बात दूसरी बात है जो कि प्रथम तो दृष्टया उसको स्वीकार करने में समय लगता है। जब वो स्वीकार कर लेता है तो वो इस तरह की बातों में मरीज अपना समय खराब करता है। मित्रों, यह संभव नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम दोबारा इंसुलिन की व्यवस्था जागृत कर सकें। हालांकि कुछ नई व्यवस्थाओं के बारे में मैं अभी बात करूंगा, कुछ नए शोध आए हैं जो कि काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, पर पहले इस बीमारी को समझ लेते हैं। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो आप अपना शुगर नियंत्रित करें। शुगर नियंत्रित करने के पैमाने टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों में एक ही होंगे। खाली पेट शुगर आप 100 के आसपास रखेंगे, भरे पेट 180 के अंदर रखेंगे, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज होने के चौथे 5वें साल के बाद अब हर साल अपने आंखों के पर्दे, गुर्दे और पैरों की नसों की जांच करवाएंगे। क्यों करवाना जरूरी है? क्योंकि यही कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए हम टाइप 1 डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं। आंखों के पर्दे में खून उतर गया तो अंधापन आएगा, गुर्दे में खराबी आ गई तो नया गुर्दा लगाना मुश्किल काम है, पैरों की नसों में सुन्नपन आ गया, घाव बन गया तो पैर काटने की नौबत आएगी। इसलिए इन 3 चीजों को हम अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते, इसीलिए हम अपना शुगर नियंत्रित करेंगे और बहुत अच्छे से डॉक्टर की सलाह में रहेंगे। टाइप 1 डायबिटीज का कंट्रोल
सारे डॉक्टर कर सकते हैं इलाज, पर इसके लिए योग्य डॉक्टर, आपके हार्मोन रोग डॉक्टर के डॉक्टर, जिनको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनकी विशेष ट्रेनिंग इसके बारे में होती है। तो वो डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। तो जब लगे कि नियंत्रण नहीं हो रहा तो ऐसे किसी डॉक्टर से मिलें, वो आपकी बीमारी की विवेचना करेंगे। जब भी हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज आता है तो हम ऑटो इम्यूनिटी की दूसरी बीमारियां भी देखते हैं। जैसे हम थायराइड की जांच कराएंगे, और एक सीलियाक डिजीज नाम की बीमारी होती है जहां अतड़ियों में खाना, ग्लूटेन वाली जो बात है ना, जो गेहूं में ग्लूटेन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, और उससे क्या होता है कि आपको दस्त और बाकी खाने का पाचन खराब हो जाता है। तो इन बच्चों में सीलियाक बीमारी भी बहुत देखी जाती है, और ये सीलियाक की बीमारी के कारण प्रौढ़ावस्था लेट हो जाती है, आपकी ऊंचाई बढ़ना कम हो जाती है, बाकी समस्या कम होने लगती है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के डॉक्टर को आपकी ऊंचाई के बारे में भी देखना है, समय रहते प्रौढ़ावस्था आना चाहिए ये भी देखना है, बाढ़ भी होनी चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए वो थायराइड की भी जांच करवाएंगे और टीटीजी की भी जांच कराएंगे। कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां पे हमें यह पता नहीं चलता कि यह टाइप 1 है कि टाइप 2 है, तो एक एंटीबॉडी की भी जांच होती है, जिसको गैड एंटीबॉडी कहते हैं। हालांकि ये बड़ी महंगी जांच है, पर इस जांच को विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर आपके करवा सकते हैं। कभी कभार कुछ विशेष प्रकार की डायबिटीज होती है जिनको हम मोनोजेनिक डायबिटीज कहते हैं। वो भी टाइप 1 डायबिटीज जैसी ही होती है, दिखने में मरीज टाइप 1 जैसा होता है, पर गोली खिलाओ तो शुगर नॉर्मल होने लगता है। तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमें तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। देखिए, मुसीबत में थोड़ी भी चीज अगर आपको राहत देना तो अच्छा लगने लगता है। ये एक मानव मनोविज्ञान की एक विचित्र परिस्थिति है। हालांकि बीमारी नहीं जाती, पर इंजेक्शन ना लगाना पड़े तो भी एक सुकून मिल जाता है। उन विशेष परिस्थितियों की, विशेष बीमारियों के लिए कुछ विशेष जेनेटिक जांचें होती हैं, पर वो आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर करवाते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज आखिर इतनी बड़ी बला क्यों है? देखिए मित्रों, क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत ही कम होती है। मान लीजिए एक सामान्य इंसान से 10% भी इंसुलिन नहीं बनता, उससे भी कम इंसुलिन बनता है। या कुछ स्थितियों में ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा, पर हाँ, बहुत ही छटाक भर इंसुलिन आता है। जितनी आवश्यकता है उतना इंसुलिन नहीं बनता। तो जहां पर शुगर कंट्रोल की बात आती है तो यह इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम साबित होती है और शक्कर बढ़ने लगता है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज में हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि आपके जीवन में शुगर नॉर्मल रखता है और शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। पर क्या होता है कि जीवन शैली जो है और उसका खान पान विचार, बच्चों के मामले में, बड़ों के मामले में और बहुत ही एल्डरली लोगों के मामले में, सभी मामलों में देखा जाए तो मुख्य तौर पे इंसान खाने पीने के लिए ही जीता है। तो उसके जो मुख्य जो जीवन का आनंद होता है, कितनी भी मैं बड़ी बड़ी बात कर लूं कि जीवन के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए, पर ये बातों का असर नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। बच्चा भी है तो बच्चा मासूम है, वो कभी भी उसको इच्छा हो सकती है, कुछ भी खाने की इच्छा हो सकती है, और बच्चा है, उसका मन कहीं भी लालयित हो सकता है। कभी वो टॉफी खाने की जिद कर सकता है, कभी आइसक्रीम खाने की जिद कर सकता है, कभी कचौड़ी समोसा उसे पसंद आता है, तो कभी जलेबी मालपुए पसंद आते हैं। तो इन परिस्थितियों में कब क्या भोजन जा रहा है, उसके आधार पर इंसुलिन देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोगों को कार्ब काउंटिंग सिखाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मीठी चीजें होती है ना, रोटी में, दाल में, मीठे में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट ही एकदम से शक्कर बढ़ाने की क्षमता रखता है। वसा और प्रोटीन से एकदम से शक्कर नहीं बढ़ती, बढ़ती है पर धीरे धीरे बढ़ती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मनाई है, जो कमी रखना चाहिए, जिसको हमें नियंत्रित रखना चाहिए, वही सबसे ज्यादा खाने की इच्छा होती है। जबान भी रह सहकर वही मांगती है और बच्चा वो खा लेता है। तो हम लोग आजकल सिखाते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट की काउंटिंग करनी चाहिए, कि इस खाने में मान लीजिए मालपुए ही खाए, तो अगर ये 100 ग्राम मालपुए बच्चे ने खा लिए तो ये मालपुए में कितना शक्कर था, तो उसके अनुरूप कितनी उसको इंसुलिन की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति करने पे ये मालपुए भी पच जाएंगे और शुगर भी नॉर्मल रहेगा। इसको कहते हैं कार्ब काउंटिंग। तो जो कार्ब काउंटिंग के अनुरूप वो जागृति हम इतनी ला नहीं पाए। कारण क्या है कि थोड़ा सा मामले ऐसे हैं कि माँ बाप भी, जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, जैसे मामले उद्वेलित होते हैं तब तो बिल्कुल, जब मामला गर्म होता है तब तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर जैसे जैसा मामला ठंडा हो जाता है, बीमारी पुरानी हो जाती है,
तो लोगों का उत्साह भी वैसे घटता रहता है। इसीलिए मैंने इस समसामयिक मामले को टाइप 1 डायबिटीज के साथ जोड़ा। तो उस मामले में भी हमें लगकर ध्यान देना है, लगकर सामाजिक नियंत्रण इतना अच्छा बनाना है, सामाजिक विजिलेंस इतना अच्छा करना है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है उनके माँ बाप को भी टेंशन तनाव में नहीं रहना है। ज्ञान की वर्षा ऐसी होनी चाहिए और उसकी एप्लीकेबिलिटी, ज्ञान का जो है कार्यान्वयन, वो ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा बच्चे के शुगर के बारे में सही निर्णय ले सकें। उदासीन रवैया नुकसान पहुंचाता है। हम इलाज लिख देते हैं, माँ बाप शुरू में बहुत सक्रिय रहते हैं, बाद में पता चलता है कि 6 महीने के बाद वो आते हैं कि साहब अभी फिर से शुगर 400 500 हो गया, अब क्या करें। तो ये परेशानी जो है ये हमारे जीवन में रोज आती है, इसलिए जागृत रहने की अवस्था है। तो टाइप 1 डायबिटीज का इलाज हमेशा एक डॉक्टर शिक्षक की स्थिति में आ जाता है। जब भी आते हैं तो मरीज को कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है, पुरानी बातों को फिर से सिखाया जाता है, गलतियां दूर करी जाती हैं कि कैसे इंजेक्शन लगाना चाहिए, कहाँ इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्यों इंजेक्शन की जगह बार बार बदलने की आवश्यकता है। एक ही जगह इंजेक्शन लगाने पर चमड़ी मोटी हो जाती है और उस मोटी चमड़ी में इंसुलिन जब जाना चाहिए तब खून में नहीं आता, और जब खून में नहीं आना चाहिए तब वो खून में आ जाता है, शक्कर कम होने लगती है। क्यों थायराइड की जांच कराना है, क्यों आपको सीलियक डिजीज की जांच कराना है, क्यों आपको हर 5 साल के बाद हर साल आंखों का पर्दा देखना है, गुर्दा देखना है, पैरों की नसें देखनी है, क्यों टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में गुर्दा खराब होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्यों आंखें खराब हो सकती हैं। ये सारी चीजों के बारे में जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो लगातार आपको फीडबैक्स, या कह सकते हैं कि आपको ये ज्ञान की वर्षा मिलती है, और इसको आपको, इन सूत्रों को बटोरना आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी उदासीन मत होइए। इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही रहना चाहिए, और समय समय पर बाकायदा व्यायाम होना चाहिए, खान पान का ध्यान होना चाहिए। इंजेक्शन 5 से 6 घंटे भी मिस हो जाए तो भी आपको कुछ बच्चों में ऐसा देखने मिलेगा, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, कुछ बेहोशी की स्थिति बनने लगती है। फिर जांच करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कीटोन्स बढ़ गए। तो मित्रों, ये जो कीटो एसिडोसिस की बीमारी है, ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए जानलेवा परिस्थिति है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी प्रगति होने के बाद भी दुर्भाग्य से 3 में से 2 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, ये तभी पता चलता है जब वो आईसीयू में मरणासन अवस्था में भर्ती होते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। तो ज्यादा भूख, ज्यादा पेशाब, ज्यादा प्यास लगे, वजन कम होने लगे, ये जननांगों में कोई इन्फेक्शन, खुजली होने लगे, सतर्क हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शुगर बढ़ रही है। और ये चीज टाइप 2 डायबिटीज में धीरे धीरे होगी, टाइप 1 डायबिटीज में हफ्ते भर में हो जाएगी। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज का मरीज आपको कीटोएसिडोसिस की अवस्था में मिलता है, जो जानलेवा अवस्था है। ऐसे प्राय टाइप 2 डायबिटीज के साथ नहीं होता है। होता है कीटोएसिडोसिस टाइप 2 डायबिटीज में, पर बहुत विशेष परिस्थितियों में होता है। इलाज इसका मुख्य तौर पे इंसुलिन ही है। इंजेक्शन लगाने के तरीके सिखाना ही इलाज है, खान पान करने का तरीका सिखाना इलाज है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी इलाज है, इसका डाइट इलाज है, एक्सरसाइज भी इसका इलाज है। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, तो क्या ये बीमारी कभी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, या इसको होने से रोका जा सकता है? आजकल कुछ नई एंटीबॉडीज आई हैं जिनको टेप्लिजुमैब कहा जाता है, अभी भारत में वो उपलब्ध नहीं है। इस एंटीबॉडीज का काम है कि शुरुआती दौर में अगर आपने डायबिटीज होने वाला है टाइप 1, बहुत ही भाग्यवान कुछ लोग रहेंगे जिनको पकड़ पाएंगे, वहां पे अगर हम देते हैं तो ये बीमारी रुक सकती है। फिर लोगों ने बोला ठीक है, ये तो बहुत कम लोगों की बात हो गई, आप अगर 100 में से या लाख में से 1-2 को कर दें, एंटीबॉडीज लगा दें, वो ठीक हो जाए, तो ये तो सही बात नहीं हुई। बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों के लिए शोध चलते रहे। आइलेट सेल ट्रांसप्लांट की बात हुई, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हुई, नाना प्रकार के तरीके से उन लोगों ने आपके ही खून से स्टेम सेल्स बनाए, पेंक्रियास में छोड़े, और फिर देखा असर। तो शुरू के जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अच्छे नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेंक्रियास की जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, उनको ग्रूम करने की विधि, उनको उनके उन्नयन की विधि बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे ये विधियां सुधरती गई। अभी एक नया टेस्ट, एक शोध आया है, वो जो शोध है वो काफी फेज 3 पे आ गया है। वो शोध काफी अच्छी बातें कर रहा है। तो उन बच्चों को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, पहले हम कह देते थे कि नहीं यार ये स्टेम सेल्स वगैरह बकवास है, पर अब हमारे विचार बदलते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में
ये स्टेम सेल्स की विधि आपको बहुत अच्छे से मदद कर सके। पंप्स आ गए हैं, तो इंसुलिन के पंप्स पहले से भी थे। टाइप 1 डायबिटीज में हम लगाते भी आए हैं, बहुत सालों से लगा रहे हैं। अभी पंप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एनालॉग की प्रक्रिया आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुभव लोगों को हो गया है। व्हाट्सएप में भी वो AI यूज करते हैं आजकल, बहुत सारी अन्य विधियों में यूज करते हैं। चैट GPT लोग, बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही एनालॉग्स आपके पंप में भी होते हैं, और पंप को समझ में आ जाता है कि साहब अब मरीज का शुगर कम हो रहा है, इंसुलिन भी कम करें। मरीज का शुगर बढ़ रहा है, अब इंसुलिन बढ़ाएं। तो ये जो विशेष परिस्थिति है, तो एक आपके और डॉक्टर के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करने लगा है। पर ये पंप अभी महंगे हैं। आने वाले वर्षों में उसको सरकार ने कुछ करना चाहिए कि ये पंप सस्ते हो जाएं। या फिर कितने मरीज हैं एक प्रदेश में? 500-600 मरीज। पूरे हिंदुस्तान में भी अगर आप गिन लें तो ऐसा होगा कि 5-6 हजार, 10,000 मरीज आएंगे। तो इन 10,000 मरीजों के लिए क्या विशेष कोई नीति या योजना नहीं बन सकती कि इनके जीवन में खुशियां लाने के लिए? क्योंकि ये देश के भविष्य है, इन्हें अभी बढ़ना है, इन्हें खिलना है, इन्हें पुष्पित पल्लवित होना है। तो इनके जीवन में अगर बाढ़ रुक जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। इनके जीवन में अगर प्रौढ़ावस्था रुक जाए, उस पर कोई लगाम लगाया और बीमारी के कारण हो जाए तो कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इनका मानसिक विकास अगर अच्छा ना हो तो कितनी बड़ी बात है। तो सरकार अगर चाहे तो यहाँ पर 10-12 हजार बच्चे हैं, ये चाहे तो इनके पे ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, और विशेष योजनाएं, इतनी चीजें लोगों को दी जाती हैं। तो ये जो विशेष बच्चे हैं जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, इनके लिए भी कुछ इस प्रकार की चीजें अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं ये एक माध्यम, यहाँ पे मेरा बोलना चरितार्थ हो जाएगा। तो क्यों ना सामाजिक पक्ष के तौर पे हम टाइप 1 डायबिटीज के लिए कुछ इस प्रकार के विशेष अभियान निकालें। इन बच्चों के माँ बाप को जरूरी है करियर काउंसलिंग की। बिटिया है तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले पैरों पे खड़ा करना है, जिससे बिटिया बड़ी अधिकारी बने, उसकी स्वयं उसके जेब में पैसे आए, वो अपने लिए इंसुलिन खरीद सके, और इंसुलिन खरीदने के मामले में द्वेष ना हो उसके साथ। लोग ये ना बोलें कि बीमार लड़की हमारे पल्ले बांध दी गई, ये बहुत ही गलत हो जाता है। जब मैं ये देखता हूं, यह सामाजिक पक्ष भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बारे में बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन बेटियाओं के साथ या इन बच्चों के साथ, बच्चे को है, लड़के को है या लड़की को है, जब ये युवावस्था में आते हैं, करियर बन जाता है, जब ये अपने लिए गठजोड़ ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे वैवाहिक समस्या आ जाती है। लोग बोलते हैं कि उनको टाइप 1 है, हम तो अपने लड़का नहीं देंगे, हम अपनी लड़की नहीं देंगे। तो कई बार मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो इस मसले में भी कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए भी सामाजिक संस्थाओं का आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डॉक्टर का रोल है पर सबसे ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं का है। तो मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को जो समाज में अच्छे काम करना चाहते हैं, जो समाज में विसंगतियों को दूर करते हैं और इस तरह के काम करते हैं जो सामाजिक कार्य की श्रेणी में आता है, उनको इस तरह के बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। जगाएं, सरकार को जगाएं, आपके लोकल गवर्नमेंट को जगाएं, प्रादेशिक सरकारों को जगाएं, राष्ट्र की सरकार को जगाएं कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ विशेष व्यवस्था करनी है। और है भी कितने, 12-15 हजार बच्चों में अगर इस देश की व्यवस्था ना हो सके तो गलत बात है। इतना बड़ा देश जिसको हम कहते हैं कि इसकी धरोहर, इसकी सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है, तो क्यों ना हम इस तरह के प्रयास करें। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए बहुत सारे लोग झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, पर उन्होंने काम शिद्दत से नहीं किए, दिल लगा के नहीं किए। इसलिए कहीं ना कहीं जागृति और कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये ऊपर के हुक्मरानों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है। और आपके घर में टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बिल्कुल मत घबराइए, एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो समय समय पर आपकी जांच करेंगे, सही सलाह देंगे, इंसुलिन का डोज ऊपर नीचे होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कभी भी इंसुलिन छोड़ने का प्रयास न करें, और जो भी ये कहे कि इंसुलिन बंद किया जा सकता है, उनसे बहुत दूरी बना लीजिए। भविष्य में नए तरीके आएंगे, नई बातें होंगी, नई बातें सिद्ध होंगी, फिर आपके यही हार्मोन के डॉक्टर कहेंगे कि ये करवा लो, तब आप करवाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हमारे लिए यह व्यावसायिकता नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है जिसको बहुत सहृदयता से देखना चाहिए, और इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।